कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मुवासलाती और इक़्तिसादी मरकज़ है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। शहर दरियाए सिंध के मगरब में बहर अरब की शुमाली साहिल पर वाक़िया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और एयरपोर्ट भी कराची में कायम हैं। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़िया कदीम माही गिरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था। मिस्टर इन्फॉर्मेटिव के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाके से मुख्तलिफ नामों से वाकिफ़ थे। क्रोकोला, जहाँ सिकंदर आज़म वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद अपनी फ़ौज की वापस बाबल रवानगी की तैयारी के लिए खैमा जन हुआ। मोरंटो बारा, मुमकिन कराची के बंदरगाह से नज़दीक जजीरा मनोड़ा, जहाँ से सिकंदर का सिपा सलार वापस अपने वतन रवाना हुआ। और बारबारी कौन, जो हिंदुस्तानी यूनानियों की बाख्तरी मुमलिकत की बंदरगाह थी। इसके अलावा अरब इस इलाके को बंदरगाह देबल के नाम से जानता था, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में अपनी फतूहात का आगाज़ किया। बरतानवी तारीख दान एलियट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा दीबल में शामिल थे। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान बलोचिस्तान के इलाके लांच की एक बलोच माई, जो कोलांच से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी, इसकी निस्बत से माई को कोलाची के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थी। माई कोलाची के बाद कोलाची और बिगड़कर अंग्रेज़ों के दौर में कराची हो गया। 1772 को माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गाँव तजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। यूँ माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपें दरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गई। फसील में 2 दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं। एक दर का रुख समंदर की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में खरा दर कहा जाता, और दूसरे दर का रुख लियारी नदी की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में मीठा दर कहा जाता था। 1795 तक कराची खान कल्लात की मुमलिकत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खान किल्लात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहां अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच ली। अंग्रेज़ों ने 3 फरवरी 1839 को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मिलाकर एक ज़िले की हैसियत दे दी। अंग्रेज़ों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरियाए सिंध की वादी का अहम तजारती मरकज़ बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नज़र रखी। बरतानवी राज के दौर में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़े। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान कराची में 21वीं नेटो इन्फेंट्री ने 10 सितंबर को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र से बैत कर ली। अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। 1876 में कराची के बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। इस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। इस दौर की अक्सर इमारतों का फ़न तामीर क्लासिकी बरतानवी नौ आबादियाती था, जो बरसग़ीर के अक्सर शहरों से मुख्तलिफ है। इनमें से अक्सर इमारतें अब भी मौजूद हैं और सियासत का मरकज़ बनती हैं। इसी दौर में कराची अदबी, तालीमी, तहजीबी सरगर्मियों का मरकज़ भी बन रहा था। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तजारती मरकज़ बनता गया। 1880 की दिहाई में रेल की पटरी के ज़रिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 में कराची की आबादी 73,500 तक, 1891 में 1,05,199 और 1901 में 1,15,407 तक बढ़ गई। 1899 में कराची मशरिकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ बन गया था। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1936 में सिंध को जब सूबे की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। 1947 में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खित्ते का एक मरकज़ बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती और तजारती मरकज़ है। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी और समाजी हंगामी आराई और दहशत गर्दी का शिकार बना रहा। मौजूदा दिहाई में कराची में अमन आमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और इस वजह से शहर में बहुत तरक्की हुई। अभी कराची में तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ कराची एक आलमी मरकज़ की शक्ल में उभर रहा है।
کراچی ایک جدید بین الاقوامی ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل کا حامل ہے، جو پاکستان کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ شہر کا قدیم ایئرپورٹ ٹرمینل اب حج پروازوں، کارگو اور سربراہان مملکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیا ایئرپورٹ 1993 میں ایک فرانسیسی ادارے نے تیار کیا۔ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہیں بھی کراچی میں قائم ہیں، جو کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کہلاتی ہیں۔ یہ بندرگاہیں جدید سہولیات سے مزین ہیں اور نہ صرف پاکستان کی تمام تجارتی ضروریات کے مطابق کام کرتی ہیں، بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک کی سمندری تجارت بھی انہی بندرگاہوں سے ہوتی ہے۔ کراچی پاکستان ریلویز کے جال کے ذریعے بذریعہ ریل ملک بھر سے منسلک ہے۔ شہر کے دو بڑے ریلوے اسٹیشن سٹی اور کینٹ ریلوے اسٹیشن ہیں۔ ریلوے کا نظام کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے ملک بھر کو سامان پہنچانے کی خدمات پر انجام دینا ہے۔ اس وقت شہر میں بسوں اور منی بسوں نے عوامی نقل و حمل کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، لیکن مستقبل میں شہر میں تیز اور آرام دہ سفر کے لیے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی اور ماس ٹرانزٹ نظام کی تعمیر کا منصوبہ بھی موجود ہے۔ کراچی شہر کو دنیا کے اور ممالک کی طرح نقل و حمل کے نئے طرز کے وسائل فراہم کرنے کے لیے 18ویں صدی کے آخر میں ٹرام گاڑی چلانے کی تجویز پیش کی گئی۔ نتیجتاً اکتوبر 1884 میں اس پر کام شروع ہو گیا۔ ٹرامیں سڑکوں پر باقاعدگی سے یہ خدمات انجام دیتی رہی، لیکن سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے اس سہولت کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر نہ بنایا جا سکا، جیسا کہ دنیا بھر کے اور شہروں میں ہوا ہے۔ کراچی پاکستان کا تجارتی دارالحکومت ہے اور جی ڈی پی کے بیشتر حصے کا حامل ہے۔ قومی محصولات کا 65% کراچی سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کے تمام سرکاری اور نجی بینکوں کے دفاتر کراچی میں قائم ہیں، جن میں سے تقریباً تمام کے دفاتر پاکستان کی وال اسٹریٹ آئی چندری گڑھ روڈ پر قائم ہیں۔ 1960 کی دہائی میں کراچی کو ترقی پذیر اور دنیا میں ترقی کا رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی کوریا نے شہر کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ برائے 1960 تا 1965 نقل کیا۔ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں مختلف مذہبی، نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں۔ کراچی کو اسی وجہ سے چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں۔ ان گروہوں کی باہمی کشیدگی کی وجہ سے 1980 اور 90 کی دہائیوں میں کراچی لسانی فسادات، تشدد اور دہشت گردی کا شکار رہا۔ بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے پاک فوج کو بھی کراچی میں مداخلت کرنی پڑی۔ 21ویں صدی میں تیز قومی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کے حالات میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے۔ کراچی کی امن عامہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔